स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। 2024 के लिए जंग शुरू हो गई है। फिलहाल लड़ाई दो खेमों में नजर आ रही है। एक तरफ सत्तारूढ़ एनडीए और दूसरी तरफ विपक्ष गठबंधन यानी इंडिया। एनडीए में तो क्लियर है कि इसकी अगुवाई बीजेपी ही करेगी, लेकिन इंडिया में अभी अगुवाई वाला सीन ओपन है और पिछले कुछ दिनों की घटनाओं से लग रहा है कि इंडिया के अंदर आम आदमी पार्टी खुद की मजबूत ब्रांडिंग कर रही है। मणिपुर के मुद्दे पर जिस तरह आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में हंगामा किया और उसके बाद संजय सिंह मॉनसून सेशन से सस्पेंड होने के बाद जिस तरीके से विपक्ष की लामबंदी हुई है, उसके बाद से आम आदमी पार्टी जोर शोर से इस मुद्दे को उठाने में जुट गई है। संजय सिंह कल से ही संसद परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। कल ही रात संजय सिंह वहीं पर गुजारी। संजय सिंह ने कहा कि अगर वो अपनी बात नहीं कह सकते तो फिर संसद में आने का फायदा क्या है। रात की सुबह होती है और मैं समझता हूं कि जो अंधेरा इस देश के लोकतंत्र पे छाया है उसकी भी सुबह होगी। देश के एक हिस्से में जो हमारा सीमावर्ती राज्य है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे राज्य के अंदर पिछले 90 दिन से हिंसा, दरिंदगी, हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया, राज्य की महिला मंत्री का घर जला दिया गया, कारगिल के एक योद्धा की पत्नी के साथ दरिंदगी की गई, उसको नंगा करके परेड कराया गया। और इन सब विषयों पर देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे नहीं। किसी क्रिकेटर की उंगली टूट जाए प्रधानमंत्री बोलते हैं, चीते के साथ फोटो खिंचवानी हो तो 3 दिन तक फोटो खिंचवाते हैं, ब्राजील के फुटबॉलर पे कोई ट्वीट करना हो तो प्रधानमंत्री जी सक्रिय हो जाते हैं। आखिर इतनी बड़ी हिंसा और दरिंदगी की घटना पे प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं? उनको सदन में आके जवाब देना चाहिए। यही मांग तो हम कर रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, यहां पर देश के एक हिस्से की पीड़ा भी नहीं उठाई जा सकती? फिर हम लोग किस लिए आए यहां पे? फिर किस लिए पार्लियामेंट बनी है? तो ये संघर्ष जारी रहेगा। संजय सिंह को आपने सुना। संजय सिंह कह रहे हैं कि संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन इस धरने को विपक्षी नेताओं का भी अब जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। कल रात से ही अलग अलग पार्टी के नेता यहां आ रहे हैं और संजय सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं। ये सभी नेता मिलकर इनकलाबी गीत गा रहे हैं और मोदी सरकार के लिए सद्बुद्धि की दुआ मांग रहे हैं। तो संजय सिंह का निलंबन होता है और इस निलंबन के बाद संजय सिंह बैठ जाते हैं संसद के बाहर गांधी प्रतिमा के पास और धीरे धीरे करके संजय सिंह को तमाम विपक्षी नेताओं का सपोर्ट मिलने लगता है। एक एक करके तमाम नेता उनके इस धरने में शामिल होने लगते हैं और फिर यहां से ये आवाज उठाई जाती है कि संसद के अंदर हमें बोलने क्यों नहीं दिया जाता है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है राघव जी आपका इंडिया टीवी पर। जी नमस्कार राघव जी, सुबह से मैं वीडियो देख रही हूं, सुबह से खबरें भी देख रहे हैं कि संसद के बाहर तमाम विपक्षी दल के नेता जुटे हुए हैं, संजय सिंह जुटे हुए हैं, वहां पर इनकलाबी बोल भी सुनाई दे रहे हैं, सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं। एक एक करके आपके साथ जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी आ रहे हैं, चाहे शरद पवार हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो क्या रहा है संसद के बाहर? क्या आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं और इस धरने से क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, 2-3 महत्वपूर्ण विषय हैं। पहली चीज तो यह है कि किसी भी सांसद का निलंबन यानी कि सस्पेंशन रेयरेस्ट केसेस में होता है। ऐसा नहीं होता कि निलंबन किसी भी बहस की मांग करने पर कर दिया जाए। निलंबन बहुत ही कम केसेस में एक्सरसाइज किया जाता है और अक्सर देखा जाता है, मान लीजिए कोई सांसद अगर कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं या कोई हमला करते हैं, वायलेंस करते हैं, हिंसा करने का प्रयास करते हैं, उस केस में उन पे सस्पेंशन जैसा एक कठोर पनिशमेंट लागू की जाती है। लेकिन हमने देखा कि एक अहम ज्वलंत मुद्दे पर, मणिपुर के विषय पर बहस की मांग करने के लिए जब संजय सिंह जी चेयर से निवेदन कर रहे थे, उस बात पर उनको सस्पेंड कर दिया गया, जो मुझे लगता है कि शायद संसदीय परंपरा में इकलौता ऐसा कोई उदाहरण होगा। नंबर 1। नंबर 2, हमने चेयरमैन साहब को निवेदन किया है, वो हम सबके आदरणीय हैं, कि कृपया कर अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें और अगर आपने पनिशमेंट देनी थी तो दे दी पनिशमेंट, 1 दिन का 1.5 दिन का सस्पेंशन करके
पूरे सत्र के लिए किसी सांसद को सस्पेंड कर देना, ये लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। और मुद्दा क्या है आज? समुच्च विपक्ष, इंडिया ग्रुप नाम के तमाम सांसद, राजनीतिक दल मणिपुर के विषय पर बहस की मांग कर रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, हमारे देश का एक अभिन्न अंग है। वहां पे जो पिक्चर्स, जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो हैवानियत भरे हैं। क्या बहस की मांग करना इस विषय पर कोई सूरज चांद सितारे मांग रहा है विपक्ष? सिर्फ बहस की मांग ही तो कर रहे हैं, और बड़ा सरल है। आज आप देख रहे हैं कि मणिपुर का जो विषय है वो मात्र एक राज्य की सुरक्षा का विषय नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय बन चुका है। और मणिपुर के आसपास के जो राज्य हैं, पड़ोसी राज्य, उनमें भी कहीं ना कहीं मणिपुर की छींटें पहुंच रही हैं। आज ही अखबार हमें बताते हैं कि मिजोरम के अंदर एक समुदाय को बोला गया है आप भी मिजोरम को छोड़ के किसी और राज्य की ओर अग्रसर हों, क्योंकि यहां पर हिंसा की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। इस प्रकार से कई सारी वारदातें सामने आ रही हैं। जब सदन सत्र में है, संसद चल रही है, उस बीच अगर प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार अपनी बात सदन के भीतर आकर ना रखते हुए मीडिया में एक 40 सेकंड का वीडियो जारी कर कर देने का प्रयास करेगी तो यह उचित नहीं ठहराया जाएगा। इस दुनिया के कई संसदों में, कई संसद भवनों के भीतर, दुनिया के कई संसद भवनों के भीतर मणिपुर पे चर्चा हो गई, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे देश में नहीं हो रही, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? लेकिन राघव जी, सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि हम बोलने के लिए तैयार हैं, गृह मंत्री जवाब देने को तैयार हैं, गृह मंत्री बताने को तैयार हैं कि मणिपुर में क्या चल रहा है, क्या स्टेटस है, सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं। मोदी के नाम पर अड़े रहना, क्या ये सियासत का हिस्सा नहीं है जो आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं? देखिए, आज राज्यसभा के 25% से ज्यादा, ध्यान से सुनिएगा, उन 25% सांसदों में मैं भी शामिल था। आज राज्यसभा के 25% से ज्यादा सांसदों ने, जिसमें एक सांसद मैं भी था, रूल 267 के तहत बहस की मांग करी कि इस रूल के तहत मणिपुर के ज्वलंत मुद्दे पे बहस कराई जाए। आज से पहले भी जब जब कोई बड़ी घटना देश में घटती है या देश पर किसी प्रकार की कोई बड़ी चुनौती आती है, देश को सामना करना पड़ता है, रूल 267 में इस पे चर्चा होती है। इससे कई कम अहम विषयों पर भी चर्चा हुई है, लेकिन इस विषय पे रूल 267 की चर्चा से सरकार भाग रही है। सरकार चाहती है कि एक ऐसे रूल में चर्चा हो जो मात्र 3-4 सांसद खड़े होकर बोलेंगे, 15-20 मिनट में वो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की बहस जो है वो समाप्त हो जाएगी। हम 15-20 मिनट की बहस नहीं, एक पूरा सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस लाकर पूरे दिन बहस हो इस पे। प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार इस पर अपनी बात रखे, विपक्ष के लोग अपनी बात रखें, राजनीति से और दलगत राजनीति से ऊपर उठ के लोग अपनी बात रखें। हो सकता है कि मणिपुर के विषय में कोई एक अहम समाधान इस चर्चा से निकले। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि मन की बात बहुत हो गई, हर रविवार हम मन की बात सुनते हैं। अब एक दिन मणिपुर की बात भी हो जाए, मणिपुर के लोगों की बात हो जाए, मणिपुर के लोगों की आवाजें जो सत्ता के गलियारों में आज गूंज रही हैं, संसद भवन के भीतर गूंज रही हैं, उनकी आवाजों पे एक चर्चा हो जाए। जिस आवाज की आप बात कर रहे हैं राघव जी, आपको नहीं लगता कि ये आवाज नहीं पहुंच पा रही है, इस आवाज की चर्चा संसद में नहीं हो पा रही है? क्योंकि एक तरफ आप रूल नंबर 267 को लेकर अड़े हुए हैं, एक तरफ सरकार है जो कह रही है कि गृह मंत्री बताएंगे ना आपको कि क्या चल रहा है मणिपुर में, क्या नहीं चल रहा है। इन सब के बीच में संसद ठप है, मणिपुर के लोग ये देख रहे हैं कि हमारी चर्चा नहीं हो पा रही है, सिर्फ सियासत नजर आ रही है कोरी। मैं अभी राज्यसभा से आया हूं। राज्यसभा के अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़े हुए, विपक्ष के नेता, और उन्होंने मणिपुर की बात रखने की कोशिश करी। चेयर पर उस समय उपसभापति महोदय विराजमान थे, उन्होंने मौका भी दिया लीडर ऑफ ऑपोजिशन को अपनी बात कहने का। वो अपनी बात शुरू ही करते, और उन्होंने मुश्किल से शुरू करी ही होगी, 2 वाक्य बोले होंगे, मैं वहीं मौजूद था, 2 वाक्य बोले होंगे कि सत्ता पक्ष के तमाम सांसद खड़े होके, यहां तक कि नेता सदन के पीयूष गोयल जी समेत पूरा सत्ता पक्ष खड़ा हो गया और विपक्ष पे हमलावर था, नारेबाजी हो गई, शोर मच गया, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उनको बोलने नहीं दिया गया। ये आज हुआ, कैमरे में कैद है, आप देख सकते हैं। तो ये क्या साबित करता है? कौन बहस से भाग रहा है, कौन बहस नहीं चाहता? अगर राज्यसभा के 25% से ज्यादा सांसद लिखित में नोटिस देकर कह रहे हैं बहस कराओ, तो ये कैसे हो सकता है कि हम बहस से भाग रहे हैं? हम तो बहस चाह रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं इस विषय पे बहस हो, सत्ता पक्ष नहीं चाह रहा। और ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि अगर सत्ता पक्ष बहस नहीं चाह रहा तो सत्ता पक्ष क्या छुपाना चाहता है?
कौन सी ऐसी नाकामियां और इनकी विफलताएं हैं जिस पर पर्दा डालने का प्रयास हो रहा है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि अगर आज मणिपुर में किसी गैर भाजपा राजनीतिक दल की सरकार होती, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट होती, तो क्या अभी तक उसे बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया गया होता? क्या 356 अनुच्छेद भारत के संविधान का इन्वोक करके प्रेसिडेंट्स रूल नहीं लगाया गया होता? संभवतः लगाया गया होता, जरूर लगाया होता, अवश्य लगाया गया होता। केवल अपनी डबल इंजन की सरकार बचाई जा रही है और सरकार को बर्खास्त नहीं किया जा रहा है। लेकिन आज देश जान गया है कि डबल इंजन का मतलब डबल हैवानियत, डबल दरिंदगी और डबल शोषण है, जो मणिपुर के संदर्भ में नहीं, अब देश के संदर्भ में लोगों को नजर आ रहा है। अच्छा, अविश्वास की चर्चा आज सुबह से ही हो रही है कि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से लाया जा सकता है। अगर मैं आम आदमी पार्टी की ही बात कर लूं तो एक सांसद है, एनडीए की मैं बात कर लूं तो कुल 333 सांसद एनडीए के पास हैं। संख्या बल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये अविश्वास प्रस्ताव कहीं पर भी नहीं टिकेगा। तो इसे लाने का मकसद क्या है, क्या साबित करना चाहता है विपक्ष? देखिए, पहली चीज तो यह है कि अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है कि नहीं लाया जा रहा है, यह अभी मात्र एक स्पेक्यूलेशन है। जब तमाम इंडिया अलायंस के सभी साथी बैठकर इस विषय पर चर्चा करेंगे, कुछ हल निकलेगा तो जरूर आपको बताएंगे। अभी कुछ इस प्रकार की नो कॉन्फिडेंस मोशन की कोई खास चर्चा है नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई 50 सांसद या 50 से अधिक सांसद नो कॉन्फिडेंस मोशन पे साइन कर उसे स्पीकर साहब को सौंपते हैं, तो ये स्पीकर साहब की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बहस करवाएं। एक लंबी चौड़ी बहस होती है और उस पर मतदान होता है, और अंत में प्रधानमंत्री जी उस बहस को समाप्त करते हुए अपना पक्ष रखते हैं। तो हो सकता है कि विपक्ष चाह रहा हो कि प्रधानमंत्री जी सदन में आकर अपनी बात रखें, शायद उस कारणवश इस औजार का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि सदन जब सत्र में है, संसद चल रही है, तो मणिपुर पे बयान देने से सरकार का कोई भी शख्स क्यों भागे? क्यों ना मणिपुर पे चर्चा हो? ऐसा क्या हो गया कि सरकार मणिपुर की चर्चा से भाग रही है और रूल 267 के तहत चर्चा नहीं चाह रही है? देखिए, मणिपुर के अंदर आज मात्र ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर या ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ही नहीं, ब्रेकडाउन ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता को तार तार किया गया है। और मणिपुर में जो स्थिति है, जिससे यह पता लगता है कि न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है, हजारों लाखों बेघर हो गए हैं, और मणिपुर की खुद की गवर्नर, जो खुद एक महिला हैं, वो चीख चीख कर न्यूज चैनल्स पे, अखबारों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से ये कह रही हैं कि मणिपुर जल रहा है, बचा लो, मणिपुर जल रहा है, बचा लो। फिर भी सरकार, केंद्र सरकार वहां पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रही है, सरकार को बर्खास्त नहीं कर रही है। सत्ता से इतना भी मोह नहीं होना चाहिए कि लोगों की आहुति दे दी जाए, लोगों के घर परिवार बर्बाद हो जाए, लेकिन सरकार को बर्खास्त ना किया जाए। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस स्टेटमेंट के लिए। उन्होंने 25 फरवरी 2017 को कहा था, और मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उन्होंने कहा था, दोज हु कैन नॉट एंश्योर पीस इन द स्टेट, वो लोग जो राज्य में शांति एंश्योर नहीं कर सकते, सुनिश्चित नहीं कर सकते, हैव नो राइट टू गवर्न मणिपुर, उन लोगों को मणिपुर में सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये मणिपुर के संदर्भ में, और मणिपुर में शांति भंग हुई थी उस संदर्भ में प्रधानमंत्री जी ने 2017 में खुद कहा था। मैं तो आज इसी बयान का आह्वान देते हुए केंद्र सरकार से और सत्ता पक्ष से अनुरोध करना चाहता हूं कि मणिपुर के विषय में बहस कराइए। बहस होगी, समाधान निकलेगा, देश को पता लगेगा संसद के माध्यम से कि वास्तव में मणिपुर क्यों जल रहा है, वहां क्या हो रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री को बुलवाने के लिए विपक्ष लगातार दबाव भी बना रहा है। विपक्ष लगातार तरह तरह के तरीके भी खोज रहा है, जिनमें से एक ये अविश्वास प्रस्ताव भी हो सकता है, राघव चड्ढा जी। लेकिन वही पीएम जब अपने संसदीय दल की बैठक में बोलते हैं तो कहते हैं कि ये पूरा का पूरा विपक्ष दिशाहीन हो चुका है। अब देखिए, आज ही मुझे किसी ने बताया कि बयान आया है उनकी ओर से कि इंडिया नाम का जो एक अलायंस हमने बनाया है, उस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, भाई इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था, इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया था। इस प्रकार के कुछ शायद बयान आए हैं। मैं विनती कर, हाथ जोड़ के विनती और बहुत ही विनम्र तरीके से कहना चाहूंगा
कि इंडिया शब्द को सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी में या इंडियन मुजाहिदीन में मत देखिए। इंडिया शब्द को आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखिए, जिसके माध्यम से सरकार बनती है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसके मुखिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, जिस सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, बढ़ेगा इंडिया नाम के प्रोग्राम्स लाए गए। इंडिया शब्द से इतनी नफरत ना करिए कि आपको सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन नजर आए। आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी नजर आना चाहिए। लेकिन वो तो यही कह रहे हैं ना कि इंडिया नाम रख लेने से कोई इंडिया नहीं हो जाता है, या इंडिया नाम रख लेने से आप भारत की आवाज नहीं हो जाएंगे। एनडीए का जीतना तय है 2024 में भी। देखिए, जीतना किसका तय है किसका नहीं तय है, तो लोग तय करते हैं। जनतंत्र है, इसमें जनता जनार्दन है, जनता मालिक है। अपनी वोट की ताकत से जनता किसे सत्ता में लाएगी और किसे सत्ता के शिखर से निकाल बाहर करेगी, ये तो चुनाव में पता लगेगा। लेकिन रोजाना इस प्रकार की टिप्पणी, इंडियन मुजाहिदीन कहना, ईस्ट इंडिया कंपनी कहना, ये जरूर दिखाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है, और इसी के चलते वो इंडिया नाम के इस गठबंधन के खिलाफ रोजाना अपना एक मोर्चा खोल देती है। बौखलाया हुआ विपक्ष बताया जा रहा है। पीएम ने जब बयान दिया तो तमाम मंत्री संसद के बाहर आकर ये कह रहे हैं कि बौखलाया विपक्ष है, क्योंकि उन्हें पता है तीसरी बार भी सत्ता नहीं मिलने वाली है विपक्षी पार्टियों को, तीसरी बार भी सरकार में एनडीए ही आने वाला है। इसलिए विपक्ष पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है, इसीलिए इस तरीके की सियासत हो रही है कि संसद भी नहीं चलने देंगे। देखिए, कौन डरा है, कौन बौखलाया हुआ है, ये तो आपको भी पता है। वो राजनीतिक दल, वो भारतीय जनता पार्टी जो प्रधानमंत्री मोदी जी के संदर्भ में कहा करती थी, एक अकेला सब पर भारी, मोदी बनाम ऑल अदर्स, मोदी बनाम समुच्चय विपक्ष, आज उस एक अकेला सब पर भारी, उस एक अकेले को 38 राजनीतिक दलों का गठबंधन बनाने की जरूरत पड़ गई। 38 राजनीतिक दलों में से 26 राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनका एक भी सांसद नहीं है। उसमें से बताया जा रहा है कि कोई 12 पार्टियां तो सिर्फ एक राज्य तमिलनाडु से हैं और कुछ 7-8 पार्टियां नॉर्थ ईस्ट से आती हैं। एक इस प्रकार की कवायद में, एक इस प्रकार का कुनबा बनाने में आज बीजेपी लगी है कि 38 राजनीतिक दलों का गठबंधन करने का इनको जरूरत पड़ी, जिसमें से आधों से ज्यादा का कोई राजनीतिक या जनता में कोई स्टैंडिंग नहीं है, किसी प्रकार का कोई वर्चस्व नहीं है। ये दिखाता है कि एनडीए कितना डरा हुआ है, कि बीजेपी कितनी डरी हुई है। और अब ये चुनाव एक बनाम ऑल अदर्स, मोदी बनाम मैनी नहीं, ये मैनी वर्सेस मैनी हो गया है, एक गठबंधन बनाम दूसरा गठबंधन। और आपको याद होगा कि एनडीए के घटक दल, मुख्य जो 9 बड़े घटक दल थे, उन एक एक राजनीतिक दल ने एनडीए को छोड़ दिया, जिसमें शिरोमणि अकाली दल पंजाब से, बिहार से जेडीयू, महाराष्ट्र से शिवसेना, आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू का टीडीपी, इन तमाम बड़े राजनीतिक दलों ने जो सरकारों में थे, इनके पास सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, पार्षद भी हैं, इन तमाम राजनीतिक दलों ने एनडीए का साथ छोड़ दिया। आज एक कमजोर, डरा हुआ, घबराया हुआ एनडीए हमारे सामने है, और लोग तय करेंगे कि बेरोजगारी और महंगाई, अगर इस देश से इन दो चुनौतियों का सामना करना है, इन देश से इन दोनों चीजों को गायब करना है, निजात दिलानी है, तो फिर तो एनडीए की सरकार को बाय बाय बोल के विपक्ष की इंडिया अलायंस की सरकार ही बनानी पड़ेगी। अच्छा राघव चटर्जी, चूंकि गठबंधन की बात चल रही है, अलायंस की बात चल रही है, तो इंडिया का जब जिक्र हो रहा है तो सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि कौन होगा चेहरा, कौन लीड करेगा इंडिया को। अभी की जो मैं तस्वीर देख रही हूं उसमें बड़ी एग्रेसिवली आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, और आप सबने संसद के बाहर गांधी प्रतिमा के पास सबको इकट्ठा कर लिया है। संजय सिंह के नाम पर पूरा विपक्ष एक साथ बैठा हुआ है। तो क्या अरविंद केजरीवाल की भूमिका लीडरशिप की होगी, आम आदमी पार्टी की भूमिका लीडरशिप की होगी इंडिया में? देखिए, मैं बड़े विश्वास से और जिम्मेदारी से आपको कहना चाहूंगा कि इंडिया अलायंस के जितने भी लोग हैं, जितना भी हमारा एक कुनबा बना, एक बड़ा परिवार बना है, उस इंडिया अलायंस के भीतर जितने भी जनप्रतिनिधि और नेता शामिल हुए हैं, उन्होंने 3 चीजों को दरकिनार किया है। 3 म से शुरू होने वाले शब्दों को पीछे कर दिया है। पहला है मनभेद, दूसरा है मतभेद, और
तीसरा है महत्वाकांक्षा, नेता बनने की, चेहरा बनने की महत्वाकांक्षा। ये म से शुरू होने वाले 3 अहम शब्द मनभेद, मतभेद और महत्वाकांक्षा को दरकिनार करने के बाद ही ये एक कुनबा, एक परिवार, बड़ा इंडिया परिवार बना है। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि नेता कौन होगा, चेहरा कौन होगा, ये तो चुनावों के बाद तय होने वाली चीजें हैं। और ये बहुमत के आंकड़े से और पार्टियों को कितनी सीटें आती हैं उनसे अक्सर इस देश की राजनीतिक इतिहास में तय होता आया है। मुझे लगता है कि आज देश को एक ब्लूप्रिंट चाहिए, समाधान चाहिए। महंगाई से निजात चाहिए, बेरोजगारी का समाधान चाहिए, सामाजिक कल्याण कैसे हो, राष्ट्र को कैसे सुरक्षा दी जाए, कौन इस देश में शांति, सद्भाव, भाईचारा बरकरार रख सकता है। ये बड़े मुद्दे हैं जिस पर देश की जनता जवाब मांगती है, आपसे ब्लूप्रिंट मांगती है। नेता कौन होगा, चेहरा कौन होगा, इस पे चर्चा कभी और भी हो सकती है। आने वाले समय में जनता खुद ही अपना चेहरा चुनेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राघव चड्ढा जी, हमें वक्त देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।